नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अधिकांश जिलों में आगे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया। और चेन्नई में स्क्वॉश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मिस्र से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अन्य सांसदों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा भारत की राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देती है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि भीषण खतरे के बीच उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद पर कायराना आतंकी हमले के दौरान वीर सुरक्षा बलों ने अटूट सुरक्षा कवच तैयार किया था। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि उनके अदम्य साहस ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों को जड़ से उखाड़ फेंकने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को बल दिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के लोकतंत्र और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। इस यात्रा में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से सहयोग को और मजबूत करने तथा शांति, सुरक्षा और विकास पर साझा दृष्टिकोण की पुष्टि होने की संभावना है। भारत और जॉर्डन ने सभी तरह के आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध कड़ी नीति अपनाई है। जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय का संदेश आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण भारत की आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही सख्त नीति से मेल खाता है। विदेश मंत्रालय में दक्षिणी देशों के मामलों की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने कहा कि भारत और जॉर्डन आपसी रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री की पिछली यात्रा के बाद दोनों नेता 4 बार मिल चुके हैं। इसमें जून 2024 में इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन शामिल है। दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि सभी तरह के आतंकवाद को खारिज किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में श्री अब्दुल्ला द्वितीय की भारत यात्रा के दौरान जब जॉर्डन आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन नरेश ने नई दिल्ली में इस्लामी विरासत, समझ और संयम
संयम को बढ़ावा देना विषय पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। इस सम्मेलन में इस्लामिक विद्वानों ने भाग लेते हुए कहा था कि इस्लाम में आतंकवाद और कट्टरता की कोई जगह नहीं है। इस पहल को भारत और जॉर्डन की चरमपंथी विचारधाराओं के खिलाफ मुकाबला करने की साझा प्रतिबद्धता मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हैदराबाद के पास डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 216वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आप ऐसे समय में वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं जब सेना का परिचालन उच्च स्तर का हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी धीमी रूप से ही सही लेकिन जारी है। सतर्कता आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जीत के लक्ष्य को अपनी आदत बनाएं। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्लाइट कैडेट्स को राष्ट्रपति कमीशन प्रदान किया। उन्होंने फ्लाइट कैडेट्स को विंग्स और ब्रेवेट्स भी प्रदान किए और प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार दिए। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भारतीय सेना में नए युवा अधिकारी शामिल किए गए। आईएमए स्थित ऐतिहासिक चटवुड भवन के समक्ष आयोजित इस परेड में कुल 525 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इसमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर किया। इस अवसर पर युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। सैनिक परंपराओं और गौरवशाली विरासत के बीच ये आयोजन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर निष्कल द्विवेदी को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट निष्कल द्विवेदी पहले स्थान पर रहे और उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बादल यादव दूसरे स्थान पर रहे जबकि कमलजीत सिंह ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक प्राप्त किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ अधिकांश जिलों में आगे चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। अब तक आए परिणाम एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर का संकेत दे रहे हैं। वहीं एनडीए ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई है। 6 नगर निगमों में से कोझिकोड को छोड़कर सभी में सत्ताधारी एलडीएफ पिछड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे है। अंतिम समाचार मिलने तक 36 नगर निगमों में से यूडीएफ 14 में आगे चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वंशावली, माता पिता या रिश्तेदारों के नामों के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान करते समय 2002 की मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग प्रस्तुत प्रपत्रों की निरंतर जांच और दोबारा छानबीन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अब तक 92.41% मतदाता प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक समय नक्सली हिंसा से प्रभावित बस्तर क्षेत्र अब नक्सल मुक्त होने वाला है। एक रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में हो रहे बस्तर ओलंपिक में इस साल 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। ये प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की गयीं। इनमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अंतिम चरण के तहत हो रही संभाग स्त्री प्रतियोगिताओं में करीब 3,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित खिलाड़ी भी शामिल हैं। नक्सल मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे बस्तर क्षेत्र में हो रहा यह ओलंपिक इस इलाके की बदलती तस्वीर की एक मिसाल है। यह आयोजन इस आदिवासी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी एक शानदार मंच साबित हो रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला के समीप मजठाई में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की कोलकाता यात्रा के दौरान आज सॉल्टलेक स्टेडियम में प्रशंसकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर हंगामा किया। मेस्सी केवल 22 मिनट के लिए स्टेडियम में आए। इससे हजारों की संख्या में स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। मेस्सी के आगमन के तुरंत बाद ही स्टेडियम में अव्यवस्था हो गई। इसके बाद आयोजक और सुरक्षाकर्मी कार्यक्रम छोटा कर मेस्सी को स्टेडियम से बाहर ले गए। सुरक्षा में चूक और उपद्रव के कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में इन उपायों को अवैध और अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा आपसी संबंधों के लिए हानिकारक बताया गया है। सांसदों देबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णामूर्ति ने कहा कि अगस्त में आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत लगाए गए शुल्क अवैध हैं। उन्होंने कहा कि ये शुल्क अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। भारत ने पेरू को डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए 2.5 लाख से अधिक सलाइन की बोतल भेजी है। ये भारत की विश्वसनीय विकास साझेदार की भूमिका को प्रदर्शित करता है। पेरू में भारतीय राजदूत विश्वास सबकाल ने पेरू के स्वास्थ्य मंत्री को 32 टन मानवीय सहायता औपचारिक रूप से सौंपी। पेरू के अधिकारियों ने भारत की समय से मदद की सराहना की। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। यह अभ्यास 18 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने दोबारा कुश्ती लड़ने की घोषणा की है। वो रिकॉर्ड 4थी बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बृहस्पतिवार को वापसी की घोषणा की। सुश्री फोगाट ने बताया कि उन्होंने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेन्नई में स्क्वॉश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन मिस्र से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग का सामना जापान से होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रेड 3 को लागू कर दिया है। यह निर्णय शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आज सुबह गंभीर श्रेणी को पार करने के बाद लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल तक तेज शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा में आज शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अधिकांश जिलों में आगे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया और चेन्नई में स्क्वॉश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मिस्र से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।